Good morning students. Hope you all are fine and safe at home. Today we will discuss about energy level diagram. In our previous lecture we already studied that different subshells of a shell are having different energy. एक शेल की जो डिफरेंट सबशेल्स होंगी, फर्दर जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी. तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रिप्रेजेंट करेंगे. तो एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली द डायग्राम्स विच रिप्रेजेंट orbitals in order of their increasing energies. ठीक है, जब हम ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे, then the diagram is known as energy level diagram. So in this section we basically discussed about the energy level diagram of hydrogen like particles and multi-electron atom. So firstly, energy level diagram for hydrogen like particle. Hydrogen like particles which contain only one electron. Like helium पॉजिटिव आयन, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. अब हमें पता है हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बट शेल्स तो आपकी कितनी भी हो सकती हैं and represent the number of principal shell. तो अगर हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस केस में देयर इज फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, ओनली द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाइड्रोजन के केस में कोई भी रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ इंट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. नाउ अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल इंक्रीज करेगी, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. हमें पता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ प्रिंसिपल शेल. तो जितनी ज्यादा प्रिंसिपल शेल की वैल्यू इंक्रीज होगी, एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज होगी, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज डिपेंड ओनली अपॉन एन. और जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, प्रिंसिपल शेल की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. सो वी नो फर्स्ट शेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, दैट इज 1s. सेकेंड शेल कंटेन 2 ऑर्बिटल, 2s एंड 2p. तो अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में जो एनर्जी है वो सिर्फ एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो सेकेंड शेल में 2 डिफरेंट सब शेल्स हैं, बट दोनों के लिए एन की वैल्यू सेम है, सेम शेल से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी इक्वल होगी. नाउ व्हेन वी मूव टू थर्ड शेल कंटेन 3 सबशेल्स, दैट इज 3s 3p एंड 3d. अब इन तीनों के लिए s की वैल्यू इक्वल है, s की वैल्यू इन तीनों के लिए n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है, तो फर्दर इनकी एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी. सिमिलरली फॉर
4 shell contain 4 subshells, 4s, 4p, 4d and 4f. बट सबके लिए n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी रिमेन सेम. क्लियर है ये? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, बिकॉज इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड दे कंटेन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ओनली. तो जब आप इसे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, this represent the energy of different orbitals. तो सबसे जो लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल शेल की होगी. फर्स्ट प्रिंसिपल शेल कंटेन ओनली वन सब शेल दैट इज 1s. देन जैसे जैसे हम नेक्स्ट शेल पे मूव करेंगे फर्दर एनर्जी इंक्रीज करेगी. सेकेंड शेल कंटेन 2 सब शेल 2s एंड 2p. 2p फर्दर कंटेन 3 ऑर्बिटल्स. ये सारा हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस किया है. सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 है. फॉर n इज इक्वल टू 2, l इज 0 एंड 1. तो 0 s सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा और 1 p सब शेल को. अब l की वैल्यू s के लिए 0 है, तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, m विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, m इज इक्वल टू -l2 प्लस l. तो यहां से m की एक ही ऑर्बिटल होंगे, m की एक ही वैल्यू होगी दैट इज 0. तो s कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल. p के लिए m की 3 वैल्यू -1 0 प्लस 1, तो p कंटेन 3 ऑर्बिटल्स. सिमिलरली फॉर d l इज इक्वल टू 2. तो फॉर d m हैव 5 वैल्यूज -2 2 प्लस 2, तो d 5 ऑर्बिटल कंटेन करेगा. सिमिलरली f कंटेन 7 ऑर्बिटल्स. 2s से जब आप 3s पे थर्ड शेल पे जाओगे, थर्ड शेल कंटेन 3 सब शेल 3s, 3p and 3d. Next 4th shell contain 4 subshell 4s, 4p, 4d and 4f. Similarly, when we move to 5th shell, 6th shell, 7th shell, further energy start increasing. ठीक है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे मूव करें, जैसे जैसे हम नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेंगे, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, एक शेल में जितनी भी सब शेल्स हैं सबकी एनर्जी सेम रहेगी, बिकॉज हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, energy of subshell depends only upon the value of n. Next is energy level diagram for multi-electron atoms. अब हाइड्रोजन के केस में there is only one electron. हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो जो फोर्सेस थी, फोर्सेस सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस थी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे. तो अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, सो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी इंक्रीज होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर आर 2 अपोजिट फोर्सेस. 1 forces of attraction between the nucleus
and the electron, and second forces of repulsion between the electrons. ठीक है, अब उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा. एटम तभी स्टेबल होगा इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस. दो अपोजिट फोर्सेस हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ठीक है, एटम आपका स्टेबल तभी होगा इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस. और इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जनरली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में फिल होने के बाद नेक्स्ट शेल में जाएंगे तो वहां पे जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, अब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फील करेंगे. अब हो क्या रहा है, न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होनी चाहिए, बट अब इनर शेल में भी आपकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले इनर शेल में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे एंड दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट. तो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली द रिपल्सिव फोर्सेस felt by valence electrons by the electrons present in the inner shell. क्लियर है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करेंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट. और रिपल्शन की वजह से जो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, ठीक है, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस. ठीक है, और जो भी न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इज इट क्लियर? न्यूक्लियर चार्ज रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के बाद जो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील करेंगे दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो फ्रॉम हियर Z effective is become total nuclear charge minus sigma star which is screening constant. ठीक है, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा आउटर मोस्ट शेल को रिपेल कर रही है, रिपल्सिव फोर्सेस जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी. जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी न्यूक्लियर चार्ज उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, या जो टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो उतनी ही डिक्रीज हो जाएंगी और जेड इफेक्टिव उतना ही कम होगा. सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो एनर्जी है, एनर्जी नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन but it also depend upon azimuthal quantum number that is L. ठीक है, in case of multi electron atom energy of orbitals depend upon principal quantum number as well as azimuthal quantum number. तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल आया
that is n plus L rule. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में हम एनर्जी n प्लस एल के कंबाइंड इफेक्ट से देखेंगे. वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर. जितनी ज्यादा n प्लस एल की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी होगी. हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, हायर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है. नाउ वी नो फर्स्ट शेल कंटेन ओनली वन सब शेल दैट इज 1s. So for 1s value of n plus L is 1s के लिए n is 1 and L is 0. So it become 1. Second shell contain 2s and 2p. So value of 2s value of n plus L become 2 plus 0 2 and for 2p 2 plus 1 it become 3. Third shell contain, this is for n is equal to 1. n is equal to 2. Third shell contain 3 subshells 3s, 3p and 3d. So for 3s 3 plus 0 3, 3p value become 4, 3d 5. For fourth shell 4s, 4p, 4d, 4f 4 plus 0 4, 4 plus 1 5, 4 plus 2 6, 4 plus 3 7. Similarly we can get value of n plus L for fifth shell, sixth shell, seventh shell etc. ले रही है. अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे लोअर वैल्यू 1s के लिए है. तो सबसे लोअर एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम that is for first shell orbital that is 1s. उसके बाद 2s. अब 2s और 2p सेकेंड शेल में दो ऑर्बिटल है 2s और 2p. बट 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2p से कम है. ठीक है. दैट मीन्स 2s हैज लोअर एनर्जी देन 2p ऑर्बिटल. तो यहां पे टू एस की जो एनर्जी है वो स्लाइटली लोअर आ जाएगी एज कंपेरिजन टू 2p ऑर्बिटल. फॉर थर्ड शेल अब ये देखो 2p और 3s में दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है. तो अगर दो ऑर्बिटल्स में n प्लस एल की वैल्यू सेम हो, फर्दर अब किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n. तो अब 2p और 3s में 2p में n is equal to 2 and for 3s n is equal to 3. तो n is higher for 3s. तो अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो फर्दर हम एनर्जी चेक करेंगे बाय द वैल्यू ऑफ n. तो यहां से 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा होगी. 3s के बाद फर्दर 3p 3p के बाद अगर आप एनर्जी देखते हो 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 है. और नेक्स्ट फोर्थ शेल में जब हम जाएंगे फोर्थ शेल में 4s के लिए n प्लस एल वैल्यू है 4. ठीक है. तो 4s के लिए n प्लस एल वैल्यू 3d से कम है. दैट मीन्स फॉर 4s ऑर्बिटल एनर्जी इज लोअर एज कंपेरिजन टू 3d ऑर्बिटल. ठीक है. 4s की n प्लस एल की वैल्यू लो होने की वजह से 4s की एनर्जी 3d ऑर्बिटल से कम होगी. तो हमारा जो 3d ऑर्बिटल है वो फर्दर फोर्थ शेल के बाद आप यहाँ पे मेंशन करोगे एनर्जी लेवल डायग्राम में. उसके बाद फर्दर 4p के लिए वैल्यू 5 है 5. 3d के लिए भी 5 है. अगर दो के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो फर्दर आप चेक करते हो बाय द वैल्यू ऑफ n.
For 3D n is equal to 3, for 4p n is equal to 4, तो जो एनर्जी है वो आपकी 4p की हाई होगी। सिमिलरली फॉर 4D वैल्यू इज इक्वल टू 6। ऐसे ही अगर आप फिफ्थ शेल में देखो n इज इक्वल टू 5, फिफ्थ शेल कंटेन 5s 5 ऑर्बिटल 5s 5p 5d 5f एंड 5g। ठीक है, तो फिफ्थ शेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स, 5s के लिए n प्लस l वैल्यू 5 प्लस 0 5 विच इज लेस देन वैल्यू फॉर 4D। ठीक है, 5s के लिए जो n प्लस l वैल्यू है वो 4D के कंपैरिजन में लो है, तो 5s की एनर्जी कम होगी। 5s के बाद फर्दर हायर एनर्जी आएगी आपकी 4D की, और इसी के सिमिलरली हम नेक्स्ट ऑर्बिटल्स करेंगे। ठीक, फॉर 5p वैल्यू इज 6, फॉर 4f वैल्यू इज 7। 4f की एनर्जी 5p से भी ज्यादा हाई होगी। 5p के बाद फर्दर फिर हमारा आएगा 4f। 5d के लिए 5 प्लस 2 7। अब 5d एंड 4f बोथ हैव सेम वैल्यू 7, तो अब हायर एनर्जी किसकी होगी आउट ऑफ 4f एंड 5d? इट इज फॉर 5d बिकॉज हियर n is greater than 4f। ठीक है, 5d में n की वैल्यू 5 है, 4f में n की वैल्यू 4 है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी हम ऑर्बिटल को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी अरेंज करेंगे, देन द डायग्राम इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी है इट डिपेंड ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में एनर्जी सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही होगी, बिकॉज इन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स देयर इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम along with attractive forces there is inter electronic repulsive forces are also present, और हम उनका नेट इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, सो इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एनर्जी डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो एनर्जी का कंबाइंड इफेक्ट देखने के लिए यहाँ से जो एक न्यू रूल आया दैट इज नोन एज n+l रूल। ठीक है, सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर filling of orbitals in atoms। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया दैट डिफरेंट एटम कंटेन डिफरेंट शेल्स, शेल फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक सब शेल के लाइक एस सब शेल कंटेन 1 ऑर्बिटल, पी सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, डी सब शेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और फर्दर उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग ऑर्बिटल में किन रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे? तो देयर आर टोटल 3 रूल्स फॉर फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट इज अबोव प्रिंसिपल, सेकेंड Pauli exclusion principle, third rule is Hund's rule of maximum multiplicity। Hund's rule of maximum multiplicity। ऑर्बिटल्स में जो फीलिंग है that is according to these 3 rules। So let us discuss these rules one by one। First rule is above principle। Above in Greek means building up,
दैट मीन्स बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स बाय फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब वो प्रिंसिपल हमारा वही एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू अब वो प्रिंसिपल जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे उनकी फिलिंग पहले होगी, उसके बाद फर्दर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स फिल होंगे। क्लियर है ये? अकॉर्डिंग टू above principle, electrons are filled in orbital according to their energy level. According to this principle, electrons are filled in orbitals in order of their increasing energy levels. That means the orbital with lower energy are filled first and then electrons are entered into the higher energy orbital. क्लियर है ये? और एनर्जी आप कैसे चेक करोगे वो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। Energy of orbitals are according to n plus L rule. The orbital having low value of n plus L has lower energy and the orbital having higher value of n plus L has high energy. ठीक है, n के लिए उन्होंने सिंपल मेथड भी दिया कि एक शेल में जितने भी सबशेल्स प्रेजेंट है उसको हम वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज कर ले। एक फर्स्ट शेल कंटेन ओनली वन सबशेल दैट इज 1s, सेकेंड शेल कंटेन 2s एंड 2p, थर्ड शेल कंटेन 3 सबशेल्स 3s, 3p, 3d, फोर्थ शेल कंटेन 4s, 4p, 4d, 4f, फिफ्थ शेल कंटेन 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। फिफ्थ शेल में 5 सब शेल्स होंगी। नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। बट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा एटम डिस्कवर नहीं है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जी सब शेल में एंटर हो। अभी तक हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में ही है, तो अब इसको यहाँ पे हम एफ तक ही कंसिडर करेंगे। 6 शेल कंटेन 6s, 6p, 6d, 6f, 7 शेल कंटेन 7s, 7p, 7d, इवन 7th f का भी हमारे पास कोई एटम डिस्कवर नहीं हुआ। क्लियर है ये? हमने n इज इक्वल टू 7 तक हर एक शेल में जितनी भी सब शेल्स हैं उनको वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब जब आप यहाँ पे डायगोनल लाइंस ड्रॉ करोगे तो जो ऑर्बिटल लाइन में पहले आएगा दैट ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। फर्स्ट शेल से हमने शुरू किया, डायगोनल लाइन ड्रॉ की, तो सबसे पहला ऑर्बिटल हमारा कौन सा आया? 1s ऑर्बिटल। दैट मीन्स 1s ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद फर्दर फिर से शुरू करेंगे, सेकेंड 2s, देन 2p, 2p के बाद फर्दर 3s। डायगोनल लाइन जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता जाएगा उसकी एनर्जी हाई होगी। अब यहाँ पे खत्म हो गया, फर्दर फिर से हम डायगोनल लाइंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे। 3s के बाद फर्दर 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s, then 4d, 5p, 6s, then 4f, 5d, 6p, 7s, then 5f, 6d, 7p।
तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें बार बार n+l की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जब आप हर एक शेल के अकॉर्डिंग उनकी सब शेल्स को वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे और स्टार्टिंग से जब हम डायगोनल लाइंस ड्रॉ करने शुरू करेंगे तो डायगोनल लाइन पे जो ऑर्बिटल पहले आएगा दैट ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी, और जैसे जैसे नेक्स्ट ऑर्बिटल जाता जाएगा एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले फिलिंग होगी 1s ऑर्बिटल में, देन 2s, देन 2p, फर्दर 3s, 3p, 3p के बाद 4s ऑर्बिटल, देन 3d, और इट इज अकॉर्डिंग टू n+l रूल। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम क्यों आई? बिकॉज फॉर 4s ऑर्बिटल n+l वैल्यू हैज लोअर देन 3d ऑर्बिटल। क्लियर है? देन 4p, 5s, 4d, and this is Avvo principle. Next rule is Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। According to Pauli exclusion principle, no two electron in an atom can have same set of 4 quantum numbers. एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू से नहीं हो सकती, और वी कैन से दैट an orbital contain maximum of 2 electrons with their opposite speed. एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही कंटेन करेगा और जिसमें उनकी स्पिन अपोजिट होगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m की वैल्यू सेम है तो s की वैल्यू आपकी वहां से डिफर करेगी ही करेगी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर एक की स्पिन +½ है तो दूसरे की स्पिन -½ होगी। और इसमें जब भी हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम सेम स्पिन में दोनों इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा गलत होगा। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो करेक्ट मेथड है दैट 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड अनदर एरो मस्ट बी प्रेजेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाई Pauli principle is known as exclusion principle, because if for an electron we get the set of 4 quantum numbers, then all other electrons present in the atom are excluded from having the same possibility of those quantum number. ठीक है? अगर एटम में एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर हमें पता है, तो उसी एटम में फर्दर किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए सेम वैल्यू उन चारों क्वांटम नंबर की नहीं हो सकती। वहां से उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो रिमूव हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज Pauli exclusion principle. Is it clear? Third is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity बेसिकली अब उन सब शेल्स के लिए एप्लीकेबल होगा विच कंटेन मोर देन 1 ऑर्बिटल और जिसमें ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होगी। लाइक इन p सबशेल, p सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, और हमें पता है एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे ऑल आर हैव इक्वल एनर्जी, सबकी एनर्जी इक्वल है, तो उनको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। Similarly, D contain 5 orbitals and F contain 7 degenerate orbitals. Now, according to Avvo principle के according
इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जब भी हम फीलिंग करेंगे तो वो उनके एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग ही फील होंगे। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फील्ड फर्स्ट, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। बट अगर जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, डीजेनरेट ऑर्बिटल जिनमें सबकी एनर्जी इक्वल है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब भी हम फीलिंग करेंगे तो हर एक ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील होगा विद द सेम स्पिन, उसके बाद फर्दर फिर पेयरिंग शुरू होगी, एंड दैट इज नोन एज हंट्स रूल। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, इन केस ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, electron pairing does not occur until each orbital contain one electron with their same spin. Electron pairing in degenerate orbitals, डीजेनरेट ऑर्बिटल जनरली पी डी और एफ में आएंगे, डज नॉट अकर until each orbital contain one electron, each with same spin. क्लियर है? तो अगर हमें P में 4 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है, और अगर आप इस टाइप से, हमें पता है 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम ये करते हैं कि पहले फर्स्ट ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर दी, फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट ऑर्बिटल में फिल किए, और थर्ड ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये हमारा इनकरेक्ट मेथड है। सिमिलरली अगर आप इस टाइप से फीलिंग करते हो कि एक इलेक्ट्रॉन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, सेकंड फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थर्ड फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और फोर्थ जब पेयरिंग शुरू हुई तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब आपने फीलिंग स्टार्ट की, तो जब हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए, दे आर नॉट इन सेम स्पिन, सो दिस इज ऑल्सो अ इनकरेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड इज जब हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे विद द सेम स्पिन, और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा, उसके बाद फर्दर आप पेयरिंग शुरू करोगे। क्लियर है ये? एंड व्हाई दिस रूल इज नोन एज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको हम ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहेंगे? क्योंकि इन दिस केस स्पिन वैल्यू इज ऑलवेज मैक्सिमम। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सभी इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में एंटर होंगे, सेम स्पिन में एंटर होंगे, तो सब में अगर आप स्पिन की वैल्यू ऐड करते हो, यहाँ से एक अपवर्ड में एक डाउनवर्ड में, तो कैंसल आउट ही हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, हाफ प्लस हाफ, वैल्यू 1। इसमें यहाँ से हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, स्पिन वैल्यू 0। यहाँ पे अगर हम करें प्लस हाफ माइनस हाफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है माइनस हाफ, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस हाफ, तो यहाँ पे भी स्पिन वैल्यू 0। तो जब भी हम हंट्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे, तो जो स्पिन वैल्यू है वो हमेशा मैक्सिमम आएगी। तो दैट्स व्हाई हंट्स रूल इज नोन एज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रूल वैल्यू ऑफ स्पिन इज ऑलवेज मैक्सिमम। क्लियर है ये? अब इसमें फर्दर एक क्वेश्चन और अराइज होगा कि यहाँ पे इस टाइप से क्यों होगा कि हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू होगी। तो इसका रीजन सिंपल सा है कि अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो सब में रिपल्सिव फोर्सेस होगी। तो रिपल्शन को डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा जब उसमें रिपल्शन मिनिमम होगी। ठीक है, तो रिपल्शन मिनिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहेंगे।
तो इसीलिए जितने भी डिजेनरेट ऑर्बिटल है पहले सब में हम अलग अलग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमम रहे, और इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी विद द सेम स्पिन। सेम स्पिन मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे टू मिनिमाइज द रिपल्शन। क्लियर है ये? तो ऑर्बिटल्स की फीलिंग 3 रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, अवो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट, देन ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे विद देयर अपोजिट स्पिन। थर्ड रूल इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, in case of degenerate orbital like p, d and f, electron pairing does not occur until each orbital contain 1 electron. Clear है ये? And all these 3 rules are very very important. इन्हीं रूल्स के बेस पे फर्दर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड करती है। आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।